हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को एक बात आज फिर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं माय डियर, तो अपने आप को इवेल्युएट करते रहिए माय डियर। मतलब आप खुद का एनालिसिस करते रहिए कि आपको कितना आता है माय डियर। आप जो भी पढ़ाई अभी तक किए हैं उससे आपने कितना सीखा है। आप कुछ क्वेश्चंस करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपको कितना नॉलेज आता है। क्वेश्चंस बैंक पढ़िए माय डियर। क्वेश्चन बैंक जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं और हमसे वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप को देख पाएंगे, समझ पाएंगे अच्छे से कि आप अभी कहाँ पे खड़े हैं। और जब आप ये बात समझ जाएंगे कि अभी आपकी स्थिति कैसी है पढ़ाई के अंदर, तो जो है आप उसका अनुमान लगा करके आगे जो समय बचा है उसमें हमारी तैयारी कैसे करनी है, इस चीज़ का अनुमान आप लगा पाएंगे। और फिर प्लान एक बना करके, एक फिक्स प्लान के थ्रू, हमें एक फिक्स रूटीन के थ्रू डेली बाय डेली अपनी पढ़ाई करनी होगी और शानदार रिजल्ट लेकर के आना होगा माय डियर। तो आप अपने आप को एनालिसिस अपने आप का खुद का करते रहिए कि आप कहाँ पे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं। आप जिस भी कोचिंग में, मुझे आशा है और मुझे पता भी है कि मैक्सिमम आप में से मैक्सिमम लोग अब किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हर जिले के पढ़ाई कर ही रहे हैं। पर हो सकता है, और मुझे मेरा जहाँ तक विश्वास ऐसा है कि मैक्सिमम कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट स्थिति में नहीं है कोई कोचिंग का टीचर कि कर पाए। तो इसलिए मैं एक टारगेट लेकर के चल रहा हूं कि हमारा 30 दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। सारे बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन हम कर पाएंगे, कम से कम अपने सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में माय डियर। ठीक, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप अपने आप का एनालिसिस, समय कम है, करते रहिए माय डियर। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ने जाते हैं कहीं पे या फिर हमारी वीडियोस देख रहे हैं लगातार, तो ये केवल देख करके और आप निकलते गए नहीं माय डियर। आप अपने आप को समझिए, आप क्वेश्चंस को देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है। मैं जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको हर रोज एक बात कहता हूं कि आप वीडियो पहले क्या कीजिए, मैं जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है मैं हटता हूं वैसे आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और खुद से सॉल्व करने के बाद आंसर आप अपने आप रख लीजिए। फिर मैं आगे सॉल्यूशन करूंगा तो आप उसे देखिए और फिर देखिए कि आपने कैसे सॉल्व किया है और मैं उसको कैसे सॉल्व कर पा रहा हूं और आंसर आपका क्या करेक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा होगा तो आपको बहुत खुशी होगी माय डियर। आपके अंदर मैं बोलता हूं कॉन्फिडेंस जगेगा और वो कॉन्फिडेंस रिजल्ट में बदलेगा माय डियर, और जबरदस्त रिजल्ट हो जाएगा। तो आप ऐसा हमेशा ही कीजिए। आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज करंट यूनिवर्सिटी का हम लोग का 5th ऑब्जेक्टिव सेशन शुरू हो रहा है। मैंने आप सभी को बोला कि 3 हमने थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव पढ़ा और 3 न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज 5वां है, यानी कि आज के बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग फिर से 5-6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और आज भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अच्छा माय डियर, मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये जरूरी नहीं है कि एकदम से 1 नंबर के क्वेश्चन में ही आए। हो सकता है कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है माय डियर, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, इफ क्वेश्चन कहता है पहला नंबर, इफ डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वायर इज रिड्यूस्ड टू हाफ देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी इफ इनिशियल रेजिस्टेंस इज 10 ओम। हिंदी मीडियम के बच्चे एकदम आराम से समझेंगे। क्या कहता है कि एक वृत्ताकार तार है, एक वृत्ताकार तार है। बोला कैसा होगा सर? ऐसा होगा, ठीक है, एक वृत्त होगा। अब बोलता है कि इसके व्यास को घटा करके आधा कर दिया जाता है। माय डियर, जब व्यास घटाइएगा, डायमीटर घटाइएगा तो त्रिज्या नहीं घट जाएगा? बोला सर बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर व्यास आधा हो रहा है तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, त्रिज्या भी आधा हो जाएगा। तथा उसका प्रारंभिक प्रतिरोध 10 ओम है, शुरू का प्रतिरोध 10 ओम है, अब बाद का प्रतिरोध आपको बता देना है, फाइनल रेजिस्टेंस आपको बता देना है। बोला सर अगर ऐसा क्वेश्चन है कि आपका क्या हो जा रहा है, व्यास आधा हो जा रहा है, इसका मतलब त्रिज्या भी आधी हो जाएगी। और हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है सर, रेजिस्टेंस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है त्रिज्या के पावर 4 का। किसके पावर 4 का? बोला सर त्रिज्या के पावर 4 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो बोला त्रिज्या का केस के लिए मैं आपको लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वाली वीडियो अगर आप देखे हैं तो उसमें आप आसानी से क्वेश्चन कर देते। अगर त्रिज्या के साथ होगा तो r के पावर 4, और अगर लंबाई के साथ होता तो लंबाई के स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूला होता है डायरेक्ट नो क्वेश्चन करने के लिए।
अगर लंबाई के साथ कुछ होता तो ये लगाते, यहाँ त्रिज्या के साथ हो रहा है तो ये लगा देंगे माय डियर। ठीक है, तो बोला सर त्रिज्या के 4 पावर के चौथे पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यास आधा हो जा रहा है, मतलब त्रिज्या भी आधी हो जाएगी, त्रिज्या भी आधी हो जाएगी, यानी r का पावर 4 है तो r क्या हो जाएगा माय डियर, r/2, और r/2 का पावर कितना हो जाएगा 4। छोटा छोटा दिख रहा हो सकता है आपको नहीं दिखे, मैं बोल रहा हूँ r का पावर 4 है तो r की जगह पे आपकी बार क्या रखेंगे, बोला r/2 आधा कर देंगे तो r/2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना पावर कर देंगे 4, तो स्क्वायर करेंगे जब पावर 4 हो जाएगा तो ये r का पावर कितना हो जाएगा, बोला सर r का पावर तो 4 ही रहेगा, लेकिन 2 का पावर अगर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और ये 16 कहाँ पहुंच जाएगा, बोला सर ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब 1/r के पावर 4, पहले हमारा रेजिस्टेंस था उसमें 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो पहले रेजिस्टेंस कितना है, बोला 10 ओम, तो 16 से गुना करेंगे तो 160 ओम, क्या हो जाएगा 160 ओम। आप बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि रेडियस 1 जो आपका रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, वो त्रिज्या के चौथे घात के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आप इस्तेमाल करते आप तुरंत बता देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक के अंदर कई सारे दे रखे हैं माय डियर। A wire has a resistance of 3.1 ohm at 30 degree Celsius and 4.1 ohm at 100 degree Celsius. Then find the, क्या फाइंड करना है हमको, कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। मतलब एक कोई तार है, तार का 30 डिग्री पे आपको रेजिस्टेंस इतना दिया है और 100 डिग्री पर रेजिस्टेंस इतना दिया है, यानी दो तापमान है 30 डिग्री 100 डिग्री, और दोनों तापमान पे दो गो प्रतिरोध का मान होगा, क्योंकि तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, पहले पढ़ चुके हैं चालक के साथ। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे 3.1 ओम है और 100 डिग्री पे बढ़ के कितना हो गया 4.5, नहीं बढ़ गया, तापमान बढ़े माय डियर, तो देखिए क्या हो गया, प्रतिरोध बढ़ गया है। तो वही तो दे रखा है, 4 डेटा दे रखा है, आपसे पूछ रहा है उसमें गुणांक की वैल्यू, थर्मल कोफिशिएंट। बोला सर ये कौन सी बड़ी बात हो गई, हम तो तुरंत निकाल देंगे। क्या हमें पता है सर कि अल्फा की वैल्यू, अल्फा से हम लोग थर्मल कोफिशिएंट उसमें गुणांक को सूचित करते हैं, दिखाते हैं। फॉर्मूला होता है सर R2 - R1/R1 इंटू T2 - T1, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको दिया, याद रखना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए। बोला बिल्कुल सर, बाद का रेजिस्टेंस प्रारंभिक रेजिस्टेंस है, बाद का कितना है, और बाद का 4.5 है, और शुरू का कितना है 3.1 है, तो 4.5 में से 3.1 को घटा दीजिए अपॉन R1 शुरू का प्रतिरोध। बोला शुरू का कितना है, बोला 3.1 है, गुना क्या हो जाएगा आपको T2 - T1, तो T2 - T1 बाद का टेम्परेचर कितना है, बोला 100 डिग्री, और शुरू का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, बोला 70 मिलेगा सर। तो T2 - T1 क्या हो जाएगा, बोला 70 हो जाएगा। तो बोला 4.5 में से 3.1 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 14 बचेगा। 3.1 इंटू 70, ये रहा माय डियर। देखिए 4.5 में से 3.1 गया तो 1.4 हो गया। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 14 से 70 5 बार में कट जाएगा। 14 से 70 5 बार में कट गया तो क्या हो जाएगा 1/31 गुना 5, क्या हो गया 1/31 गुना 5, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 130 × 150 तो 155 हो गया माय डियर, यानी लगभग 1/150 हो गया। तो बोला सर अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो हम तो ये तुरंत 1 मिनट के अंदर कैलकुलेशन कर लेंगे। एक लाइन का है ही कैलकुलेशन, कोई बड़ा कैलकुलेशन है ही नहीं, सब डेटा दिया हुआ है, फॉर्मूला में रखेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे 1/155 आएगा हम भाग करना शुरू कर जाएंगे, 2 मिनट हमारा उसी में निकल जाएगा। तो बोला सर अप्रॉक्स कैलकुलेशन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में देखेंगे आप, ऑप्शन देखिए 12, 24, 32, 64, इतना बड़ा डिफरेंस दे रखा है। तो ऐसे केसेस में हम अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते हैं, हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने नहीं जाते हैं। तो बोला इसको 150 मान लीजिए लगभग, क्या मान लीजिए, बोला 150 मान लीजिए लगभग। अगर 150 मान लेंगे तो 1/150, अगर भाग देना होगा क्या ऐसे देंगे, पर भाग तो लगेगा नहीं। बोला सर पॉइंट दीजिए, 0 बैठाइए, 0 बैठाइए, तो मान लो 1 0 बैठाएंगे नहीं होगा, 2 0 बैठाएंगे नहीं होगा, 3 0 बैठाएंगे तब जाके भाग लगेगा। बोला हाँ लगेगा। तो 150 से अगर आप 1000 में भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 15 छक
90, 6 बार में कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, 6 बार में 900 हो जाएगा, यानी कि 6 बार, यानी लगभग लगभग भाग देंगे आप तो 6 आएगा। बोला कहाँ ऑप्शन में 6 है, बोला सर एक ही जगह तो है, कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अप्रोक्स कैलकुलेशन करना आपको सीखना पड़ेगा। और बहुत जगह पे जैसे आप मॉडर्न फिजिक्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे मॉडर्न फिजिक्स का जब पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, उसमें बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा कैलकुलेशन है माय डियर, एक एक पेज का कैलकुलेशन है। वहां पे कैलकुलेशन हम उतना बड़ा नहीं कर सकते हैं, बोला क्या करना पड़ेगा, सब अप्रोक्स कैलकुलेशन करेंगे। यानी कि 2.46 दिया है तो 2.4 मानेंगे, 2.59 दिया है तो 2.6 मान लेंगे, 2.8 दिया है तो 3 मान लेंगे। डायरेक्टली उतना उतना हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर और यहां पे एरर का कांसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट अप्रोक्स कैलकुलेशन कर देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं माय डियर नेक्स्ट। माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस। बहुत ज्यादा सिंपल, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता माय डियर। क्या कहता है कि 3 समान प्रतिरोधों के संयोजन से न्यूनतम समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि प्रत्येक का मान 1 ओम हो। क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ के समझ लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात थी वो ये थी, न्यूनतम शब्द, मिनिमम शब्द। अगर आप ये मिनिमम शब्द अगर आप नहीं समझेंगे तो आपसे क्वेश्चन 100% गलत होने की संभावना है मैटर। क्वेश्चन में कहता है कि प्रतिरोध कितनी है, बोला सर 3 है। सभी का मान कितना है आपस में, बोला सबका 1-1 ओम है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, 3 जो हो गए प्रतिरोध, सबकी वैल्यू क्या हो गई 1-1 ओम हो गई। अब तीनों का हम अरेंजमेंट करते हैं, संयोजन करते हैं। बोला कैसा संयोजन, हमको नहीं पता कैसा संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा ये नहीं पता, लेकिन आपसे क्या कह रहा है, न्यूनतम समतुल्य प्रतिरोध, मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। बोला सर अगर तीनों का मिनिमम निकालना है तो मिनिमम कैसे होगा, बताइए मुझे मिनिमम क्या होता है। बोला सर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि सीरीज में हम लोग डायरेक्टली जोड़ देते हैं, यानी कि R इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 + R2 + R3 यही होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो जरा तीनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, बोला सर 3 ओम हो जाएगा। आ रहा है बात स्ट्रिक्ट में, तो ये हो गया इक्विवेलेंट सीरीज में। बोला सर पैरेलल में अगर निकालना है तो पैरेलल में आप सभी के लिए ट्रिक बता रखा है, सीरीज के लिए भी ट्रिक बता रखा है, पैरेलल के लिए भी ट्रिक बता रखा है। क्या अगर आपको पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालना है और सबकी कैपेसिटी सेम है या सबकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बल्कि सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, उस रेजिस्टेंस में संख्या से भाग दे देंगे कितना रेजिस्टेंस है। इस टाइप का ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग ये रिलेशन, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं कि R/N ये पैरेलल में होगा और सीरीज में क्या हो जाता है, R इक्विवेलेंट N × R हो जाता है। ठीक, अगर आपको यहां पे लिखना चाहें तो P लिख सकते हैं, यहां पे S लिख सकते हैं। सीरीज में NR हो जाता है और पैरेलल में R/N। इसका फिर एक और क्वेश्चन करवाया, फिर इस टाइप का एक और क्वेश्चन आ गया माय डियर। NR हो गया, ये R/N होता है पैरेलल में। तो बोला सर पैरेलल में अगर आप कीजिएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, बोला सर 1 ओम, और आपका वैल्यू कितना है, कितना रेजिस्टेंस की संख्या कितनी है, बोले सर 3। तो पैरेलल में आएगा 1/3 और सीरीज में आएगा 3 × 1 यानी कि 3। तो सीरीज में आ गया 3 और पैरेलल में आ गया 1/3, तो कम कौन है, बोला सर पैरेलल में ना कम होगा। यानी कि आपसे ये पूछता कि कौन सा कॉम्बिनेशन होता तो आप तब भी बता पाता है कि ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाता है, कम हो जाता है, और सीरीज में रेजिस्टेंस जो होता है इक्विवेलेंट वो बहुत बढ़ जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और 1/3। तो आंसर क्या हो जाता, 1/3। मिनिमम कितना हो जाता माय डियर, 1/3 हो जाता। मिनिमम कितना हो जाता, 1/3 हो जाता। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 4th नंबर। 2 बल्ब हैविंग वोल्टेज 200 वोल्ट, ईच
and power is 15 watt and 60 watt respectively, then the ratio of resistance of the filament is measured। क्या क्वेश्चन कह रहा है जरा समझेंगे। क्वेश्चन ये कहता है कि दो बल्ब हैं, एक 15 वाट का है एक 60 वाट का है, और दोनों को हम किससे जोड़ रहे हैं, बोला 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं। एक 15 वाट को भी और 60 वाट को भी, दोनों को भी 220 वोल्ट मिल रहा है माय डियर। तो आपको बतानी है कि उनके प्रतिरोध का रेशियो क्या होगा, उनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा उनके फिलामेंट के। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखिए माय डियर कि करंट के बढ़ने और वोल्टेज के बढ़ने घटने से किसी फिलामेंट के बॉल के फिलामेंट का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। आपको पढ़ा रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में माय डियर कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है R=V/E, ये ना वोल्टेज पे डिपेंड करेगा ना करंट पे डिपेंड करेगा। तो कितना वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हैं या कितना करंट सप्लाई कर रहे हैं, फिलामेंट तो मटेरियल है, उसका रेजिस्टेंस कैसे बदल जाएगा माय डियर, वो नहीं बदलेगा। वो कब बदलेगा, जब उसके स्ट्रक्चर में बदलाव होगा तब, यानी कि जब वो हीट होगा, गर्म होगा, उसका टेम्परेचर बदलेगा तब उसके साथ कुछ होगा माय डियर। ठीक है, करंट वोल्टेज का रेजिस्टेंस से कोई लेना नहीं है। तो बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, ये 15 वाट का है ये 60 वाट का है। फिर तो हमें पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अगर हमें बतानी है क्या रेजिस्टेंस का रेशियो, तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। मैंने आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि पावर का फॉर्मूला दो होगा, एक ये होगा और एक I² होगा। दोनों को अलग अलग जगह इस्तेमाल करना है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो इसका इस्तेमाल, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो इसका इस्तेमाल। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो हमको क्वेश्चन में कह ही रहा है कि 220 वोल्ट दोनों को दे रहे हैं, मतलब एक तरह से पैरेलल है, तभी ना वोल्टेज दोनों में सेम जा रहा है। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। आ रहा है बात समझ में। यानी यहां से आप क्या बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया पावर के। इससे नहीं बता सकते हैं, वोल्टेज तो सेम है माय डियर, दोनों को 220 वोल्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मतलब दोनों को 220 वोल्ट दे रहे हैं, तो वोल्टेज सेम है, तो पावर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया, क्योंकि ये वोल्टेज तो सेम है, दोनों को सेम ही जा रहा है। बोला हो गया सर। यानी कि आप क्या देखेंगे कि रेजिस्टेंस का रेशियो अगर यहाँ से आप निकालिए R1/R2, तो पावर का उल्टा है, वो उल्टा हो जाएगा। तो R1/R2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा P2/P1। तो बोला सर बाद का पावर कितना है, बोला 60 वाट है, और शुरू का कितना है, बोला 15 है, तो 15 चौका 60, तो कितना हो जाएगा रेशियो 4/1। उनका रेशियो कितना हो जाएगा, बोला सर 4/1 हो जाएगा माय डियर। ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे माय डियर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास का हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं माय डियर। 5वां नंबर क्वेश्चन माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर। ये सेम क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में और सेम IIT मेंस में, दोनों ये जो क्वेश्चन है दोनों एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है माय डियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, इफ लेंथ ऑफ अ वायर इज इंक्रीजेस बाय 10% देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज माय डियर। कहता है कि एक तार की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं, और एक और क्वेश्चन सेम फॉर्मूले पे तीसरा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया कि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, सिंपली बोल दिया गया दोगुना कर दिया जाता है। दोगुना का मतलब क्या हो गया, 100% बढ़ा दिया जाता है। यहाँ 100% की जगह क्वेश्चन में क्या कर रहा है 10%। मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझिए, किसी चीज को दोगुना करने का मतलब होता है 100% का इंक्रीमेंट कर देना माय डियर। ये क्वेश्चन को वहां पे दोगुना सिंपली बोल देगा तो आप बना देंगे। और एक क्वेश्चन अभी आज ही करवाया कि उसकी त्रिज्या को आधा कर दिया गया है। ठीक, अभी जो ये क्वेश्चन है परसेंटेज में दे दिया है कि तार की लंबाई 10% बढ़ा दी गई है, तो प्रतिरोध में कितना प्रतिशत का चेंज होगा। हमसे प्रतिशत की कहानी पूछ रहे हैं माय डियर। यानी कि अगर हमें परसेंटेज निकालना होता है तो बोला सर 100 से गुना करना होता है। और हम बताइए मुझे, परसेंटेज अगर आप प्रॉफिट निकालते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट यानी कि लाभ, तो कैसे लाभ निकालते हैं माय डियर, निकालते हैं ना कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य गुना 100।
यही ना माय डियर प्रतिशत लाभ निकालते हैं आप लोग, बचपन में 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे। तो बोला क्या है ये, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं, यही ना करते हैं कि कितना का चेंज हुआ है किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में इंटू 100। ये हमें परसेंटेज निकालने का कॉन्सेप्ट हम लाभ के फॉर्मूले से, प्रतिशत लाभ के फॉर्मूले से सीख सकते हैं माय डियर। बोला बिल्कुल सर, अगर हमें यहाँ क्या निकालना है कि प्रतिरोध में कितना प्रतिशत का चेंज हुआ है माय डियर, तो आपको पहले फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। तो प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, हम जानते हैं। लंबाई की बात कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बोला बिल्कुल सर यहीं लगाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि लंबाई के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। इसका मतलब मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकता हूं क्या कि R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ, ये हो जाएगा। बोला बिल्कुल हो जाएगा सर। तो क्या मैं इसको ऐसे भी, इस साइड को लिख दिया मैंने, तो इसको L को भी तो लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 माइनस 1, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर इंटू 100। ये तो लगाएंगे दोनों तरफ। हमने इसी फॉर्मूले को, इस प्रॉफिट वाले लाभ वाला जो फॉर्मूला होता है, इसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, लागू कर दिया माय डियर। ठीक है, कहाँ चला गया ढक्कन, चलिए। बोला ये यही कॉन्सेप्ट हमने यहां पे लागू कर दिया है। बोला अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये आपको पहले से पता होता है। चलिए अब यही तो हमें इस्तेमाल करना है। बोला क्या हो गया सर, ये फॉर्मूला लगाइए, यानी ये हमें निकालना है कि प्रतिरोध में कितना परसेंट का चेंज हुआ है। तो R2 माइनस R1 निकालेंगे तब ना आपको चेंज पता चला। और परसेंटेज निकालने के लिए ओरिजिनल से भाग दे करके 100 से गुना कराते हैं। बोला कराते हैं तो इतना बराबर क्या मिलने वाला है। बोला सर ये मिलेगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर इंटू 100। बोला कहाँ से स्क्वायर ला रहे हैं, बोला ये फॉर्मूले से ला रहे हैं। बोला बिल्कुल सर, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन यू बनेगा, चुटकियों में बनेगा। बाद का बोला सर 10% बढ़ा देने का क्या मतलब है, मैंने पहले आपका अगर L1 100 है तो L2 क्या हो गया, 10 बढ़ करके कितना हो गया, 110 नहीं हो गया माय डियर। बताइए 10% बढ़ा है मतलब 100 पर ना बढ़ा है, 100 पहले था अब 10 बढ़ गया है, 110 हो गया है। बस वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए माय डियर। तो ये रखेंगे तो क्या मिलेगा, बराबर में रखिए, बराबर में रखिए L2 की जगह पे, L2 की जगह बोला सर 110 रखिए, 110 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन L1। L1 कितना है, बोला सर 100 है, 100 का स्क्वायर इंटू 100। अब बोलिए ये जीरो यहाँ भी है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, सब जीरो खत्म हो जाएगा। ये बेमतलब का है। ठीक है, 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, बोला सर डायरेक्टली 121 हो जाएगा। और 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बोला 100। एक को जीरो खत्म कर दीजिए माय डियर, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, निकल करके कॉमन निकल करके कैंसिल हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 और नीचे भी 10, तो 10 का स्क्वायर वापस से 100। और ऊपर में कौन मल्टीप्लाई है, बोला ऊपर में पहले से 100 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में लिख देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा और 121 में से 100 घटेगा तो कितना मिलेगा, बोला सर 21 मिलेगा। 21% का क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि 21% का चेंज होने का क्या मतलब है कि अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध कितना परसेंट बढ़ेगा, 21% प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा माय डियर। तो ये था शानदार क्वेश्चन माय डियर। और इसी के साथ ही आज का सेशन हम लोग का खत्म होता है, आज का क्लास खत्म हो जाता है। और एक वीडियो और आएगा, एक क्लास और आएगी जिसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, आपको पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमें उसमें करने हैं, तो वो हम लोग कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा माय डियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।